हेलो प्लस टू क्लास। आज हम सॉलिड स्टेट का लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉलिड की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि लिंक्ड होती हैं उसके स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन के साथ, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का मतलब जो कि मेज़र करती हैं उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। सॉलिड्स की जो कंडक्टिविटी रेंज होती है वो होती है बिटवीन 10⁻⁻20 से लेके 10⁻7 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। अब कंडक्टिविटी के बेस पे सॉलिड को हम 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले होते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स होते हैं द सॉलिड विद कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन 10⁻4 to 10⁻7 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जिनकी कंडक्टिविटी रेंज होती है 10⁻4 से लेकर 10⁻7 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स तक, उनको बोलते हैं कंडक्टर, यानी इनकी हाई कंडक्टिविटी रेंज होती है। द कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, देयरफॉर दे आर कंडक्टिंग आइदर इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। और ये जो इनकी कंडक्टिविटी होती है ये होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस, या तो ये मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, इसीलिए ये होते हैं कंडक्टिंग इन नेचर। सेकेंड जो टाइप है सॉलिड की वो है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द सॉलिड विद वेरी लो कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, जिनकी बहुत लो कंडक्टिविटी रेंज होती है 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। थर्ड टाइप जो है वो है सेमी कंडक्टर। दीज आर द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज इन द मीडियम रेंज फ्रॉम 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, जिनकी कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन होती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के, उनको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। द वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी। जो ये वेरिएशन है इंसुलेटर्स में, कंडक्टर्स में और सेमी कंडक्टर में, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी। इन मेटल्स द एनर्जी गैप बिटवीन द पार्शियली फील्ड वैलेंस बैंड एंड अनऑक्युपाइड कंडक्शन बैंड इज नेग्लिजिबल, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन फ्लो रेडली। एक्चुअल में क्या होता है, बैंड थ्योरी में दो हमारे पास बैंड हैं, एक है वैलेंस बैंड, दूसरा है कंडक्शन बैंड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, जितनी जल्दी वो जंप करेगा उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्शन होगी। मेटल्स में ये गैप बहुत कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर जाते हैं और मेटल्स क्या होते हैं, हाईली कंडक्टिंग होते हैं। दूसरा केस है सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी गैप स्मॉल होता है, स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। हाउएवर सम इलेक्ट्रॉन कैन jump to conduction band and these semiconductor can exhibit little electrical conductivity. सेमीकंडक्टर में मेटल के कंपैरिजन में गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, बट स्टिल कुछ एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो जंप कर जाते हैं अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, थोड़े बहुत उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी होती है। फिर आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर में एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। हमें पता है कि जो सेमी कंडक्टर में गैप है दोनों बैंड्स के बीच में, वो इन बिटवीन है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के। तो अगर सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी हो तो दो तरीके हैं। एक, हम टेम्परेचर को राइज कर सकते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। सच सेमी कंडक्टर आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब जिनमें खुद से ये नेचर होती है, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो खुद से इंक्रीज़ कर जाती है। देयर कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी। और दूसरा मेथड है उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने का, हम उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ डाल सकते हैं, सुटेबल इम्प्योरिटीज़ डाल सकते हैं। और ये जो इम्प्योरिटीज़ की एडिशन होती है सेमी कंडक्टर में उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इसको बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग कैन बी डन विद एन इम्प्योरिटी विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम। मान लिया हमने सेमीकंडक्टर लिए हैं दो, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। अगर इनकी डोपिंग करनी है तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लेंगे कोई इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी या तो कोई लेंगे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट होता है किसी भी सेमीकंडक्टर के ऊपर। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दोनों बिलोंग करते हैं ग्रुप
14 को। ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। इसका मतलब ये अपने सराउंडिंग में 4 नेबर्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। When doped with group 15 element like phosphorus and arsenic which contain 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पहले क्या किया, इसमें इम्प्योरिटी डाली इसके नेक्स्ट ग्रुप में के मेंबर हैं फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, उसकी इम्प्योरिटी हमने ग्रुप 14 में ऐड कर दी। और ये जो हमने इम्प्योरिटीज़ डाली हैं इनके हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दे ऑक्यूपाई सम ऑफ द लैटिस साइट इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और इन्होंने जो इम्प्योरिटीज़ हैं इन्होंने सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में कहीं कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अब क्या है, 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवलेंट बॉन्ड। अब जैसे एक आर्सेनिक ऐड किया है, इसके 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गए सराउंडिंग में जो एटम्स हैं उनके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, बट जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड हो गया, मतलब फ्री हो गया मूवमेंट को। तो ये क्या करेगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इस पर्टिकुलर जो सेमीकंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करवाने में हेल्प करेगा। हियर द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, हेंस सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब क्योंकि कंडक्टिविटी इंक्रीज की है किसी इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ने, तभी इस जो सेमीकंडक्टर बनते हैं इनको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ किस तरह से इफेक्ट करती हैं सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को। जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कैन आल्सो बी डोप्ड विद ग्रुप 13 एलिमेंट। पहले ग्रुप 15 के साथ डोप किया था, अब इनको डोप करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स लाइक बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम एटसेट्रा। अब जो ग्रुप 13 एलिमेंट हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ 3। द प्लेस वेयर द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल। अब जो 4th प्लेस वैकेंट रह गया उसको बोला इलेक्ट्रॉन होल। An electron from the neighboring atom can come and fill the electron hole। अब क्या होगा, साथ वाले किसी एटम का एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल कर देगा। पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन साथ वाले एटम से आएगा, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन आया उस जगह पे होल क्रिएट हो जाएगा। नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। जैसे ही इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज प्लेट। बट जो होल्स होंगे वो देखने में ऐसा लगेगा कि ये होल्स क्या हैं, ये मूव कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ। तो देखने में ऐसा अपीयर होगा कि ये होल्स क्या हैं, ये एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज हैं जो कि नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ को जा रहे हैं। तो इसीलिए जो सेमीकंडक्टर अब बनेंगे उनको नाम दे देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि सॉलिड की स्ट्रक्चर और उसकी कॉम्पोजिशन के साथ रिलेटेड है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की वो कैसे होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स अराइजेस बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द देयर एटम्स। जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो 2 टाइप के मोशंस के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन्स के 2 टाइप के मोशन होते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन का मोशन अराउंड द न्यूक्लियस जिसको बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्पिन, या तो वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है या तो वो अपने खुद के सेंटर के अराउंड रोटेट करता है। इन दोनों रीज़न से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होती है इलेक्ट्रॉन की, जिसके कारण सॉलिड्स क्या शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम सब्सटेंसेस को 5 मेन कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरे हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, थर्ड होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फोर्थ टाइप है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, लास्ट टाइप होती है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम इनको एक एक करके पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट टाइप की जो सब्सटेंसेस हैं वो हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दीज आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। पहली चीज़ ये मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, और दूसरी चीज़ जो इसकी प्रॉपर्टी है ये इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। पहले ये मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में जो इनके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर आया वो आया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। पहले ये रेंडमली अरेंज्ड हैं, पर जैसे इनको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं ये एक डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर देते हैं। पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करेंगे इनकी जो
इनका जो मैग्नेटिक करेक्टर है वो उसके साथ ख़त्म हो जाता है। एग्जांपल्स होते हैं इसके जैसे कोबाल्ट, निकल, आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन, Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं वो शो करते हैं पैरामैग्नेटिज्म, या इनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सेकेंड टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं वो हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं डाईमैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात, जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो कंटेन करते हैं सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बट ये रिपेल होंगे मैग्नेटिक फील्ड से। वाटर, NaCl, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। Dimagnetism is shown by those substances in which all the electrons are paired and there are no unpaired electron. Pairing of electron cancels their magnetic moment and they lose their magnetic character. Just because इनके पास सारे के सारे paired electron होते हैं, इसीलिए इनकी net magnetic moment क्या होती है, हमेशा ज़ीरो होती है। थर्ड टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टी को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। कुछ एक सब्सटेंसेस जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, देन क्रोमियम डाइऑक्साइड, दीज आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बिसाइड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दीज सब्सटेंसेस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज। दैट मीन्स अगर परमानेंट मैग्नेट किसी के बनाने हो तो उसके लिए कौन से सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं, उसके लिए यूज़ होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक्चुअली इन द सॉलिड स्टेट द मेटल आयन ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर ग्रुप टुगेदर इन स्मॉल रीजन्स नोन एज डोमेन्स। इस तरह से ये डोमेन्स में अरेंज्ड होते हैं इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ईच डोमेन बिहेव एज अ स्मॉल मैग्नेट, और हर एक छोटा डोमेन जो होगा वो काम करेगा एक छोटे मैग्नेट की तरह। When a ferromagnetic solid is placed in a magnetic field, all the domains get oriented in the direction of magnetic field. जैसे ही इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ये सारे एक डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेते हैं। एंड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस, जिसके कारण एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और अगर हम अब मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर देंगे तब भी ये सब्सटेंसेस क्या बन जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। मतलब इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है वो लूज नहीं होता है। टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। Substances like manganese oxide showing anti-ferromagnetisms have domain structure similar to ferromagnetic substances. इनकी डोमेन स्ट्रक्चर सेम वैसे ही होती है जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में होती है, बट देयर डोमेन्स आर ऑपोजिटली ओरिएंटेड। दैट मीन्स अगर आधे ऊपर की तरफ को अलाइन होंगे तो आधे क्या होंगे, नीचे की तरफ को अलाइन होंगे। एंड कैंसल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट, जिसकी वजह से ये एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगी वो क्या होगी, ज़ीरो। जो लास्ट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हमारे पास हैं वो है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टी को बोलते हैं फेरी मैग्नेटिज्म। क्या होता है, इन सर्टेन फेरोमैग्नेटिक सॉलिड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन अलाइन इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर। जब डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइन थे उसको बोला फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जब आधे डोमेन पैरेलल और एंटी पैरेलल में अरेंज हो गए इक्वल नंबर में उसको बोला एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फिर से पैरेलल और एंटी पैरेलल में है अरेंज बट अनइक्वल नंबर में है, उसको बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एज अ रिजल्ट दे हैव सर्टेन रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक कैरेक्टर विच इज़ ऑफ परमानेंट नेचर। अब क्योंकि ये अनइक्वल नंबर में है पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, इसीलिए इनकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होती है। आधी कैंसिल आउट हो जाती है बट स्टिल इनके पास कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होती है, और वो जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है वो परमानेंट नेचर का होता है। बट स्टिल फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर लेस मैग्नेटिक दैन फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। फेरोमैग्नेटिक सॉलिड के कंपैरिजन में इनका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है वो कम होता है। एग्जाम्पल्स फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के हैं like magnetic oxide of iron Fe3O4 and ferrites like MFE2O4, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। एक और बात है इसकी, वो है these substances lose ferrimagnetism on heating and become paramagnetic। जैसे ही फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हीट करते हैं ये अपना फेरीमैग्नेटिज्म कैरेक्टर जो है उसको लूज करके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।